हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं सरस्वती माँ की आराधना से आज की अपनी क्लास। और आज कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। मतलब कुछ नया का मतलब हो गया कि आज मैं अमेरिका, ट्रंप, टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, इन सब विषयों को लेकर के आपको क्वेश्चन आंसर के एक भंवर जाल में डालने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए, कल ढेर सारे टॉपिक दिखाए थे, वो एक एक करके आते रहेंगे। बट पिछले 1 तारीख से लेकर के आज तक अगर आप अखबारों में देखेंगे, यह बहुत गंभीरता के साथ चर्चा वाला विषय रहा है। ट्रंप के टैरिफ से चीन और कनाडा की जवाबी कार्रवाई शुरू। भारत ने रणनीति तैयार की, यानी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, ये यात्रा आप देख सकते हैं। इस समय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी घटना है। और इनफैक्ट इतनी बड़ी घटना है कि चाइना की जो टिप्पणी आई है, और ये भी ऑफिशियल टिप्पणी अमेरिका की जो अमेरिका में जो चाइना की एम्बेसी है, वहां से यह टिप्पणी आई है। हम तैयार हैं, आप ट्रेड वॉर करना चाहते हो, ट्रेड वॉर करो। किसी अन्य प्रकार का वॉर करना चाहते हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, अंत तक, टिल द एंड। ये अमेरिका के खिलाफ चाइना की टिप्पणी है। और सांकेतिक रूप से समझिएगा कि यह टिप्पणी चाइना की धरती से फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा नहीं दी गई, अमेरिका की धरती से चाइनीज एम्बेसी के द्वारा दी गई। तो बात काफी बढ़ी हुई है। अब इस समय 2 एग्जाम भी हैं, यानी बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के मेंस। कुछ बच्चे मेरे पास भी हैं। तो ऐसे में यह विषय बड़ा गंभीर है, इसको मैं कई एंगल से आज आप लोगों को कराने जा रहा हूं। और शायद आप लोगों को बड़ा मजा आएगा कि सर हाँ, हफ्ते में कोई न कोई एक दिन आप ऐसा ही किया कीजिए जिसमें आप एक ही विषय पे लगभग 25 क्वेश्चन, यानी एक ही विषय पर 25 क्वेश्चन बना दीजिए और उसका आंसर भी दे दीजिए, वो भी 250 वर्ड में। अब कुछ अच्छा लग रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं प्रतिदिन के अखबार में, ऐसा नहीं है, अमेरिका के जो ओलिगार्क हैं, यानी धन कुबेर हैं, अब क्या किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एलन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उस पर मैक्सिको में, कनाडा में, इंडिया में आएगी तो ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो जवाबी कार्रवाई तो सभी देश करेंगे। तो यह भी एक तरीका है, जरा ध्यान से देखिएगा। यह तरीका आज आप सीखेंगे कि अमेरिका यानी ट्रंप के इस एक्शन का रिएक्शन विभिन्न देश कैसे करेंगे। तो अमेरिका की जितनी भी एमएनसीज हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, तो अमेरिका पर एक दबाव बनेगा। तो ये क्या है। फिर इसके बाद आया है, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं अमेरिका का जो भी आज इंडियन एक्सप्रेस में भी रेसिप्रोकल टैक्स के ऊपर। फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ेंगे तो पूरा पेपर भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। ट्रंप टैरिफ, अमेरिका के धन कुबेर ट्रंप की कमजोरी है। अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यानी प्रतिकारक। प्रतिकारक का मतलब होता है कि अगर तुम हमारे पे 10% लगा रहे हो, तो हम भी तुम्हारे पे यदि तुम हमारे उत्पाद पर 10% का ड्यूटी लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, तो स्वाभाविक हम तुम्हारे उत्पादों पर 10% की ड्यूटी टैक्स लगाएंगे। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कुछ तैसा, टिट फॉर टैट, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत। तो रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, इसको भी आप समझिएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ, तुम हमारे पे लगा रहे हो, अब हम तुम्हारे पे लगाएंगे। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, अब हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपके सामने, यानी भरा पड़ा है। बाकी फिर आप अंदर पढ़ेंगे। और फिर यूएस बिल इंपोज रेसिप्रोकल टैरिफ, आज की फ्रंट पेज की न्यूज है, अप्रैल, और ये अप्रैल 2000 से चलाएगा। अब ट्रंप ने जो घोषणा की है, स्वाभाविक रूप से उस पर अभी इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो पूरा भरा पड़ा है। और इस भरे हुए पर मैंने क्या किया है,
इस भरे हुए पर वो आपके सामने एक बार रखूं और फिर हम लोग विस्तार से बात करें। जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये तरीका आज का आपको मजा आया, पसंद? ठीक है, आइए जरा एक बार पहले दिखा देता हूं सीधा, फिर उसके बाद आता हूं। ठीक है, तब तक आप लोग ये टॉपिक पढ़िए। देख सकते हैं अमेरिका के धन कुबेर ट्रंप की कमजोरी है, आपने देख लिया। रेसिप्रोकल टैक्स, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आइए जरा देखते हैं इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जरा आप देख सकते हैं। यानी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड एंड रेलिवेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये सारे मॉडल क्वेश्चन और जिनका आंसर भी तैयार किया हूं। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट है, कम से कम वो इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि 100% यहां से आपको ए से और 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो अमेरिका की अप्रोच है, जो चाइना की अप्रोच है अमेरिका को काउंटर करते हुए, या अन्य देशों की अप्रोच धीरे धीरे बनेगी, उसे हम संरक्षणवादी शुल्क कहेंगे, संरक्षणवादी व्यापार कहेंगे। और डब्ल्यूटीओ के साथ इसका क्या संबंध होता है, इस विषय पर देख सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन। तो पहला, यह इनकी नीतियां और डब्ल्यूटीओ, ऐसी नीतियों को लेकर के डब्ल्यूटीओ की क्या रणनीति होती है, उनकी क्या रिलेवेंसी होती है। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन ये हो गए। फिर आगे आता है, अगर रूस इस प्रकार का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 3 क्वेश्चन और। फिर इसके बाद यूएस के इन टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए अगर कोई नीति अपनाई जाती है, उसको लेकर के 3 क्वेश्चन। संरक्षणवाद और मुक्त व्यापार के संबंधों को लेकर के 3 क्वेश्चन। इंडिया के स्टॉक मार्केट और जो भी वैश्विक इंडाइसेस होते हैं उस पर इस प्रकार के जो भी टैरिफ वॉर की स्थिति है, प्रोटेक्शनिज्म की स्थिति, उसका क्या इंपैक्ट है, 3 उस पर क्वेश्चन। बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म और इसके साथ साथ यूनिलैटरलिज्म, इस विषय पर 3 क्वेश्चन, यानी इसी संदर्भ को जोड़ते हुए। ट्रेड वार और उसको रोकने के लिए विकासशील देशों की क्या रणनीति, उस पर 3 क्वेश्चन। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24, आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन। क्या यह प्रयोग किया जाए कि किस हिसाब से, जरा आप देखिए कि यानी हमें कैसे चलना है। केवल इस क्लास का मकसद यह नहीं है कि हिंदू कराना, आपकी सोचने की क्षमता को डेवलप करना। और सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि 5 के दिए गए हैं कहेंगे 20 आप खुद करिएगा, नहीं। तो इस लेख से हम क्या सीखेंगे, आप देख सकते हैं। संरक्षणवादी व्यापार और विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता, जरा देखिएगा एक एक प्रश्न पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, संरक्षणवादी व्यापार यानी जैसा कि ट्रंप की पॉलिसी है और डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंसी, ऐसे जिस पर आपसे यूपीएससी 2 बार प्रश्न पूछ चुका, अगर आपको याद हो तो। पूछ चुका है कि नहीं पूछ चुका है, अब आप लोग केवल सीखिए कि इस विषय को लेकर के सर इतने क्वेश्चन बनाए हैं और ये सब रिलेवेंट है, हमें भी ऐसे सोचना है। एक मुद्दे पर कैसे 25 ढंग से सोचा जा सकता है। तो पहला कैसे सोचा गया है कि संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता पर क्या चुनौतियां हैं या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो गई, उसके बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन ये है।
अब आप मुझे बताएं कि एज पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा है कि नहीं, पूछा है कि नहीं, मैंने कितनी बार कराया है कि नहीं कराया। तो इसका मतलब रेलिवेंट वह प्रश्न फिर से हो गया। डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय दृष्टिकोण और अमेरिका की एक पक्षीयता टैरिफ नीतियों के बीच संघर्ष पर चर्चा करें। यानी डब्ल्यूटीओ का मैंडेट क्या है, वो व्यापार में बहु दृष्टि रखता है, यानी सभी देशों की भागीदारी से विश्व व्यापार बेहतर ढंग से चले, और अमेरिका की एक पक्षीयता टैरिफ नीतियां। तीसरा, क्या विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ मौजूदा व्यापार विवादों को सुलझाने में सक्षम है। यह भी आपको करा दिया गया कि डब्ल्यूटीओ की जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, क्या उसमें इस प्रकार के मुद्दे सुलझ पाएंगे। अमेरिका टैरिफ के संदर्भ में इस विषय की गंभीरता से जांच करें। आप देख सकते हैं, यानी पहला पॉइंट हम लोगों ने यह पकड़ा। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका की प्रतिकारक टैरिफ और भारतीय अर्थव्यवस्था। अमेरिकी प्रतिकारक टैरिफ घोषणा का भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपको चर्चा करनी है। फिर भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में हुई तेजी के कारणों का विश्लेषण करें। आज इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज थी कि भले उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही और रेसिप्रोकल माने जितना तुम लगा रहे हो उतना हम लगाएंगे, लेकिन इससे भारत का जो शेयर बाजार है उसमें तीव्रता आई है पिछले, विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, टैरिफ युद्ध के बीच भारतीय निर्यातकों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, इसकी जांच करें। ये सब बेटा केवल मेंस का नहीं, प्रीलिम्स का भी है। यानी प्रीलिम्स में अगर ट्रेड वार और प्रोटेक्शनिज्म को लेकर कोई प्रश्न आता है तो ये जो आप मेंस पे पढ़ने जा रहे हैं, जो आप सभी क्वेश्चन के आंसर में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि गहरे स्तर पर आपको प्रीलिम्स में इसका फायदा मिलेगा अगर टैरिफ पर और प्रोटेक्शनिज्म पर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़े। अमेरिकी उद्योगपतियों को लक्ष्य करने की रणनीति, यानी यह भी है कि जो विभिन्न देश हैं, अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो वो प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका, ऑब्वियस है सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वहीं की हैं, तो जो उनके बिजनेसेस संपूर्ण विश्व में फैले हैं, जिन देशों में टैरिफ लगाया जाएगा वो देश इन एलन मस्क जैसे धन कुबेरों और उनके उत्पादों पर टैक्स लगा करके उसकी भरपाई करेंगे। इससे अमेरिका में दबाव बनेगा, प्रेशर ग्रुप के रूप में कारपोरेट काम करेगा और फिर ट्रंप को झुकना पड़ेगा। यह भी एक मुद्दा है और इस पर भी कई प्रश्न है। अमेरिकी उद्योगपतियों पर कर लगाने की रणनीति के प्रभावी होने की संभावनाओं पर चर्चा करें। यानी अमेरिका के उद्योगपतियों पर अगर कर लगाया जाता है तो क्या वो इनकी टैरिफ पॉलिसी को काउंटर कर पाएगा। क्या अमेरिकी उद्योगपतियों पर कर लगाने से व्यापार युद्ध को रोकने में मदद मिल सकती है, गंभीरता से जांच करें। अमेरिकी उद्योगपतियों को लक्षित करने वाली रणनीति राष्ट्रवादी तनाव को कम करने में कैसे मदद कर सकती है। फिर इसके बाद आप देखिए, संरक्षणवाद बनाम मुक्त व्यापार यहां पर आ जाता है। संरक्षणवाद और मुक्त व्यापार के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करें। भाई दोनों के बीच में संतुलन विश्व व्यवस्था या डब्ल्यूटीओ कैसे बनाए। फिर इसके बाद उसी में अमेरिकी फर्स्ट नीति और वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। पीछे भी हम कर चुके हैं, यहां भी करेंगे। संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति विकासशील देशों के निर्यात को कैसे प्रभावित कर सकती है, भारत के संदर्भ में चर्चा करें। अच्छा लग रहा है आप लोगों को नए नए एंगल से एक ही मुद्दे को देखना। सप्ताह में एक दिन, जैसे मैं कभी भूल भी जाऊं, ऑब्वियस है क्योंकि मैं एक लकीर का फकीर वाला अध्यापक हूं, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूं, लेकिन इसको आप चेंज मत करने दीजिएगा। हफ्ते में एक दिन आप लोग मुझे टोक दिया कीजिए कि सर एक दिन एक टॉपिक 25 क्वेश्चन कराइए, थोड़ा नए ढंग से सीखा जाए। कभी आईआर का हो गया, कभी साइंस का हो गया, कभी सोसाइटी का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं भारतीय शेयर बाजार और वैश्विक सूचकांकों पर इसका क्या असर है और उससे क्या प्रश्न। हम जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये आ ही जाएगा, ऐसे प्रश्न जो हमारी सोचने की क्षमता को बड़ा करें। हालिया वैश्विक संकेतों के आधार पर भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। अगर आप शेयर बाजार में अस्थिरता क्यों है,
तो शेयर बाजार पर प्रीलिम्स में अगर प्रश्न आएगा तो आप गलत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि किताबें आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, किताब पढ़ के जाते हैं, नोट्स पढ़ के जाते हैं, जो 3 साल पहले आपने कोचिंग की, 3 साल पुराना नोट्स पढ़ के आप जाते हैं, तो फिर कहां से प्रीलिम्स हो पाएगा? तो यही सारी चीजें आपकी मदद करेगी। शेयर बाजार में अस्थिरता के प्रमुख कारण प्रीलिम्स का भी हो गया, मेंस का पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट और गहरा क्लियर होगा। बाजार के तकनीकी संकेतकों और उनके व्यापारिक महत्व पर या उनके व्यावहारिक महत्व पर चर्चा करें। ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, RSI क्या होता है, ये आपने पढ़ा है कभी? ओवरसोल्ड जोन क्या है? तो ये प्रीलिम्स के लिए धमाकेदार है कि नहीं? फिर इसके बाद लार्ज कैप और मिड स्मॉल कैप में असमान रिकवरी के कारणों का विश्लेषण करें। आप देख सकते हैं बहुपक्षवाद बनाम एक पक्षवाद, आप यहां से देख सकते हैं। मयंक करेंगे सर ये तो प्री के 25 एंगल हो गई है, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुपक्षवाद बनाम एक पक्षवाद, यानी WTO में बहुपक्षीय वार्ता होती है, आप सबको पता है, वैश्विक व्यापार को लेकर के। तो WTO में बहुपक्षीय वार्ता और एक पक्षीयता टैरिफ नीतियों के बीच विरोधाभासों पर चर्चा करें। क्या द्विपक्षीय व्यापार समझौते WTO को अप्रासंगिक बना रहे हैं? उदाहरणों के साथ चर्चा करें। अगला, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करें, विशेष रूप से अमेरिकी नीतियों के संदर्भ। फिर इसके बाद आपके पास आता है व्यापार युद्ध विकासशील देशों की रणनीतियां। अगर इसको आप देखें, व्यापार युद्ध के बीच विकासशील देशों की रणनीतियों की जांच करें, विशेष भारत के संदर्भ में। ठीक है, ओके बच्चों। व्यापार युद्ध और विकासशील देशों की रणनीतियां। व्यापार युद्ध के बीच विकासशील देशों की रणनीतियों की जांच करें, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। व्यापार युद्ध के कारण विकासशील देशों के मुद्रा और चालू खाते घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण करें। क्या प्रीलिम्स का हो गया कि नहीं हो गया है? ये सब मेंस का। अमेरिकी टैरिफ और भारत की प्रतीक्षा और निगरानी की रणनीति की आलोचनात्मक जांच करें, क्योंकि भारत अभी प्रतीक्षा कर रहा है, भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अमेरिकी टैरिफ और WTO के विवाद निपटान तंत्र की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अगला, वर्तमान व्यापार युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर क्या प्रभाव होगा, विश्लेषण करें। अगला, अमेरिकी टैरिफ के माध्यम से संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए खतरा। ये बिहार PCS या यूपी PCS में ऐसे भी आ सकता है। तो जो बिहार PCS की मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, या यूपी PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये जितना कंटेंट में पढ़ाऊंगा इसको आप याद करेंगे। भूमिका कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसे बड़ा किया जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, ना जाने कितनी बार सिखा चुका हूं। तो आप बहुत बढ़िया से इसी कंटेंट के बेस पर कुछ भी ऐसे पूछा जाएगा आप लिख लेंगे। हो गया बच्चों? आनंद की अनुभूति कुछ हद तक हुई कि नहीं हुई? आनंद की अनुभूति कुछ हद तक हुई कि नहीं हुई, जितने भी बच्चे हैं? ठीक है, तो अगर आनंद की अनुभूति हुई तो आप इसी हिसाब से अब हम लोग पढ़ेंगे एक बार व्हाट इज द इशू, जैसा कि कॉपी बुक स्टाइल होती है। एक बार देख लेते हैं, चूंकि आप स्टूडेंट हैं। आइए जरा देखें क्या क्या है, और फिर उसके बाद डिटेल में घुस करके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि समझा तो सारा मैं यहीं दूंगा आपको, खड़े खड़े एक एक चीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये कुल मिला करके 4, ये 5, 6, 7, ये पूरा मिला करके आपके लिए 7-8 टॉपिक का कंटेंट है। तो जो आर्टिकल 1 मैं आपको करा रहा हूं उसमें लिखा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया और चीनी वस्तुओं पर टैरिफ जितना था उसका 2 गुना यानी 20% कर दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो पहले में यानी वही टैरिफ को लेकर के जो स्थिति है अमेरिका की तरफ से संपूर्ण विश्व के लिए, उसको स्पष्ट किया गया। और ये जो पहला है मेरे बच्चों, अगर आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जैसे अमेरिका फर्स्ट पूछता है कि अमेरिका फर्स्ट नीति क्या है,
तो यही अमेरिका की फर्स्ट नीति, यानी इस क्वेश्चन की शुरुआत में आप अमेरिका फर्स्ट नीति लिखने की बजाय कि अब फर्स्ट नीति से क्या, अमेरिका फर्स्ट क्या है, वो लिखने की बजाय इस आर्टिकल को हूबहू उतार के लिखिए। यही ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, जिसमें अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना अमेरिका की आर्थिक नीतियों का प्राथमिक दायित्व माना जा रहा है ट्रंप सरकार की नीतियों में। आप देख सकते हैं, यानी जैसे जब आप मेंस लिखते हैं, मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूं, तो जरूरी नहीं कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कोई उदाहरण दे करके तब बताइए अमेरिका फर्स्ट। संरक्षणवाद का कोई उदाहरण दे करके फिर संरक्षणवाद की डेफिनेशन लिखिए, एग्जामिनर मस्त हो जाएगा। यह भी एक तरीका होता है लिखने का। एक यह भी होता है कि संरक्षणवाद की परिभाषा देके तब आप उदाहरण लिखिए, तो कैसे भी लिखिए, लेकिन मैं कहता हूं कभी ऐसा भी ट्राई कीजिए थोड़ा सा नए ढंग से, ठीक है। अब आर्टिकल 2 जो ट्रंप की व्यापार नीतियों के जवाब में टैरिफ के माध्यम से अमेरिकी कुलीन वर्गों को, यानी अमेरिका के जो भी अमीर बिजनेसमैन है, उनको लक्षित करने वाली एक जवाबी रणनीति का सुझाव देता है। यानी एडिटोरियल में कहा गया कि अब जो एमएनसीज हैं, जो विभिन्न देशों में ऑक्टोपस की तरह अपने पैर फंसाए हुए हैं, तो इन कंपनियों के मालिकों और उनके प्रॉफिट पर ढेर सारा टैक्स वसूल हो, तो अमेरिका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला मुद्दा? अमेरिका की एमएनसीज पर टैक्स लगाओ, क्योंकि उनकी ब्रांचेस हर जगह हैं, ज्यादा टैक्स लगाओ। जैसे एप्पल हिंदुस्तान में आ रहा है, हिंदुस्तान भी खूब टैक्स लगा दे एप्पल के मालिक पर। तो ऐसे में जितने भी एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और ऐसे, या स्टीव जॉब्स तो अब रहे नहीं, यानी जो भी अभी वर्तमान में उसके हेड हैं, और इसी प्रकार से विभिन्न कंपनियों पर नए नए प्रकार के टैक्स लगाए, तो स्वाभाविक रूप से ये कंपनियां प्रेशर ग्रुप की तरह, दबाव समूह की तरह, यानी कारपोरेट जो है वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। और ट्रंप इस प्रकार के रेसिप्रोकल टैरिफ या सामान्य टैरिफ दोनों बढ़ाने की स्थितियों से पीछे हटेंगे, या कम से कम पीछे नहीं हटेंगे तो वह कमजोर पड़ेगा, यानी कम लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो दूसरा विषय यह हो गया, यानी टिट फॉर टैट इसमें भी है। और तीसरा आपके सामने लेख में चर्चा की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बावजूद भारतीय बाजारों ने जोरदार वापसी करके किसी भी प्रकार की उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रेसिप्रोकल टैक्स सामान्य शब्द यही है कि जितना अमेरिका के किसी प्रोडक्ट पर भारत में जब आता है टैरिफ लगता है, उतना ही टैरिफ भारत का प्रोडक्ट अगर अमेरिका में जाएगा तो उस पर लगेगा। अभी तक की एक सहूलियत थी कि स्वाभाविक रूप से भारत अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाता था, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, वहां पर अनेकों प्रकार की सुविधाएं जिससे उनके उत्पाद अच्छे बनते हैं। तो हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को संरक्षित करने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़े जो अमेरिका की तरफ से स्वीकृत भी थे। लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि अब ऐसा ना होगा, तुम जितना लगाओगे हम भी उतना ही लगाएंगे। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, और 2 अप्रैल से यह शुरू हो जाएगा। तीनों चीजें आई थिंक कि आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और भारत ने अभी तक इस रेसिप्रोकल टैरिफ को अपनी तरफ से, यानी एक शांति बनाए रखी, अभी तक उसने कुछ इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, याद रखें। तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा मुद्दा यही है, चाहे इसको हम कितना भी डिटेल में लेके जाएं, लेकिन सामान्य विषय यही है। जैसे क्या है, यानी एक सीमा ये हो गई, एक सीमा ये हो गई, जरा समझिएगा। यानी ये हो गया चाइना और ये हो गया यूएस, या मैं लिख दूं ये हो गया यूएस, ये हो गया चाइना, ये हो गया मैक्सिको, ये हो गया कनाडा, ये हो गया इंडिया। जितने भी देश आप, यूरोपियन यूनियन, उसको भी उन्होंने कह दिया यूरोपियन यूनियन। तो यूएस की तरफ से यह कहा गया, क्या कहा गया कि अब हम इनके उत्पादों पर, यानी ये यूएस की पॉलिसी है, यूएस फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप की, इसको आप बना भी लीजिएगा सुंदर सा, जैसे आप अपनी कॉपी में। तो यूएस फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत यह कहा गया, क्या कहा गया कि अब हम इन देशों के प्रोडक्ट जो यूएस
में बेचे जाएंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट, कमोडिटीज, जो प्रोडक्ट अमेरिका में बेचे जाएंगे इन पर क्या करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। और अगर टैरिफ लगे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी प्लस कर देंगे, इसमें और टैरिफ बढ़ा देंगे, यानी टैरिफ है तो प्लस टैरिफ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ की बात मैंने आपको बताई, जो इंडिया वगैरह इन सभी देशों पर लगेगा, आप देख सकते हैं। ये यूएस की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी है। अब अगर ऐसा किया जाएगा तो आपको पता है कि ये जो इन देशों के उत्पाद हैं, जब इस देश में जाएंगे तो ये उत्पाद क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, यानी इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, उत्पादन की लागत और भेजने की लागत बढ़ेगी। तो जब ये यहां जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, यानी ये महंगे हो जाएंगे। और जब ये महंगे हो जाएंगे, नए बच्चे ध्यान से देखेंगे, यही महंगा करना ही अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी। ये अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी यही है कि हम इन उत्पादों को महंगा कर दें, ठीक है ना। ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इन्हें खरीदेगा कौन, कंज्यूमर इन्हें खरीदता है, तो इन्हें बायर्स कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, उसके पीछे रीजन जो है, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो डोमेस्टिक कंपनियां होती हैं, यानी जो घरेलू कंपनियां हैं, घरेलू जो उद्योग हैं, तो ये जो घरेलू उद्योग हैं ये क्या करेंगे, ये भी इन्हीं प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, इन्हीं प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे स्वाभाविक रूप से। और अगर यह उत्पाद महंगे में बिकेंगे तो घरेलू उद्योगों को यहां पर थ्रस्ट मिलेगा, बल मिलेगा, और ये जो कंज्यूमर है वो इनकी डिमांड करेंगे। क्या करेंगे, कंज्यूमर इनकी डिमांड करेंगे, इनकी मांग करेंगे, और इनकी मांग करेंगे तो डोमेस्टिक इकोनॉमी अब फिर से चल पड़ेगी। कैसे, वही जब डिमांड होगी तो सप्लाई अपने आप क्रिएट होने लगती है, और फिर इकोनॉमी का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी, लैंड लेबर, लैंड रॉ मटेरियल, लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये सब अपने आप तेजी के साथ बढ़ने लगेंगे। और डिमांड और सप्लाई के इसी रिलेशन से अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आई होप आप समझ गए। फिर वही जो इंडिया की इकोनॉमी के रेफरेंस में बताता हूं, जरा ध्यान से देखें। तो इसका मतलब आप ट्रेड वॉर या टैरिफ की संकल्पना को अच्छे से समझ गए। और यह टैरिफ क्यों लगाया जाता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के साइज को बड़ा करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी के साइज को बड़ा करने के लिए, और यही अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है। तो पहली चीज आपको यह समझनी है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो यानी रेसिप्रोकल टैरिफ और बाकी जो चाइना वगैरह पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया उसको आप इसी संदर्भ में देखेंगे। तो इसका एक पहलू ये हो गया, लेकिन इसका केवल एक पहलू नहीं, इसका एक दूसरा पहलू, इस प्रकार के टैरिफ अमेरिका में भी महंगाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, जीडीपी वगैरह सब, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं रह गया। यानी मैंने बता दिया कि टैरिफ अमेरिका क्यों लगा रहा है, अमेरिकी फर्स्ट नीति क्या है, और अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत जब ये टैरिफ लग रहा है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम मिला, यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, और फिर इसी से स्वाभाविक है हर चीज पर इनकम, तो अमेरिका की नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। आप ध्यान से समझिएगा, यह सोच करके अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के तहत यह निर्णय लिया गया है ट्रंप के द्वारा। तो पहला तो यह हो गया जो आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी वहां के उद्योगों को संरक्षण मिल रहा है। इसे ही हम संरक्षणवाद भी कहते हैं। लेकिन अब इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा, इन्फ्लेशन। अभी मैं एक पक्ष के बारे में बात करूं, दूसरे काउंटर टैरिफ की बात आगे करूंगा। इन्फ्लेशन होगा कि नहीं, आप लोग मुझे बताएं, क्या ये इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाला कदम है कि नहीं। अब मान लीजिए आप ऐसे कस्टमर हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके यहां महंगे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यह भी याद रखिएगा कि जो हम टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं उसको बढ़ाते हैं तो वह मुद्रास्फीति का भी कारक बनता है, क्योंकि चीजें महंगी होंगी, महंगाई होने का मतलब यह मुद्रास्फीति,
चीजें महंगी, मुद्रा की परचेजिंग पावर कम। तो ये देखिएगा, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जो आपको भी नोट्स में सारा देखने को मिलेगा। तो ये इसका एक पहलू है इकोनॉमिक अमेरिका के संदर्भ में। अब जरा आइए इसके अगले एंगल पर चलते हैं। अब जब ये इनके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रहे हैं तो यूएस का माल भी तो यहां आता है ना, यानी यूएस के प्रोडक्ट, याद रखिएगा किसके प्रोडक्ट, यूएस के प्रोडक्ट, ये भी तो यहां आएंगे। तो इन प्रोडक्ट पर इन देशों में टैरिफ लग जाएगा, आपको अच्छे से पता है। यहां पर टी यानी टैरिफ लगेगा। तो क्या फिर वही स्थिति बनेगी कि नहीं? और ये टैरिफ क्यों लगेगा? इंडिया क्यों लगाएगा? चाइना क्यों लगाएगा? सेम यही अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने के लिए। पॉइंट इसके लिए। तो ये जब ये दोनों प्रक्रियाएं होंगी, इसी को बोलते हैं ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर के लिए ये एक पिक्चर आप बना दीजिएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये हो गया ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध। अब ये लोग लगा रहे हैं जिससे घरेलू उद्योगों के, यानी यहां पर भी प्रोटेक्शनिज्म है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, लेकिन यहां पर भी इन्फ्लेशन वाला फैक्टर काम करेगा। आप देख सकते हैं क्या करेगा, इन्फ्लेशन वाला फैक्टर यहां भी काम करेगा। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। एक बार मुझे बताएं, ये पूरा एक पक्ष जो अभी तक मैंने बताया क्लियर है कि नहीं? सब बच्चों को अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये कलर बच्चों अच्छे से दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब ये स्थिति क्या है? अब आते हैं, ये स्थिति क्या है? अब यहां पर संस्थाएं आती हैं, या जो भी आपका यूपीएससी का मैंने ढेर सारा क्वेश्चन लगाया हुआ है। अब आप देखोगे कि यहां विभिन्न देश, ध्यान से समझिए, यहां पर विभिन्न देश अपने अपने ढंग से वैश्विक व्यापार के मामले में फैसले ले रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड के बारे में फैसले ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो आप कहेंगे कि क्या सभी देश अपने व्यापारिक निर्णय लेने में स्वयं सॉवरेन है, संप्रभु है? आप कहेंगे हां भाई संप्रभु इसीलिए ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं संप्रभु सरकारों ने एक डब्ल्यूटीओ नामक संरचना का निर्माण भी किया है। तो इसका मतलब जब ये देश स्वयं निर्णय ले रहे हैं, तो जिस डब्ल्यूटीओ को इन दोनों ने, यानी सभी ने मिल करके बनाया है डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ आ गया जीएस पेपर 2 आईआर में भी और इकोनॉमिक्स में भी, कि प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वॉर के समय में डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता। तो इन सॉवरेन सरकारों ने, अमेरिका ने और इन सभी सॉवरेन सरकारों ने डब्ल्यूटीओ को बनाया है किस लिए? कि वह इस प्रकार के जो ट्रेड वॉर होते हैं, इस प्रकार के जो व्यापार युद्ध होते हैं, इन व्यापार युद्ध की स्थितियों के कारण से जो ग्लोबल ट्रेड होता है वह डिस्टॉर्ट होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विरूपित, यानी खराब हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। तो ट्रेड वॉर एक ऐसी परिघटना है, एक ऐसी इकोनॉमिक फेनोमेना है, एक ऐसी आर्थिक परिघटना है जो व्यापार को विरूपित करती है, और इस प्रकार के विरूपण को, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर के एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, या कुछ आर्थिक समूहों और दूसरे आर्थिक समूहों के बीच, या विभिन्न आर्थिक समूहों और देशों के बीच किसी भी प्रकार का व्यापारिक विरूपण ना हो, यानी व्यापार में विकृतियां ना आए, डिस्टोर्शन ना आए, इसके लिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। यानी इसका मैंडेट ही है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और इसके माध्यम से विश्व व्यापार को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करना। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं ये जो घटनाएं हो रही हैं अमेरिका की तरफ से, अन्य देशों की तरफ से, तो यहीं पर आता है कि डब्ल्यूटीओ प्रासंगिक नहीं दिखता। आई होप आप समझ गए। यानी संरक्षणवाद के और ट्रेड वॉर के इस दौर में जिस तरीके से विभिन्न सॉवरेन गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ को दरकिनार करते हुए अपने निर्णय ले रही हैं,
यह इस बात को प्रमाणित करता है, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि डब्ल्यूटीओ वर्तमान में इररिलेवेंट दिखाई दे रहा है इन संदर्भों में, जबकि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है, यानी व्यापार विवाद निपटान निकाय। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव से संबंधित सभी मामले वो देखता है, जैसे कैग है, ऑडिट से संबंधित सभी मामले वो देखता है, वैसे ही डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत अगर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों के बीच में कोई व्यापारिक विवाद है तो उसकी निगरानी के लिए डब्ल्यूटीओ एक निगरानी एजेंसी है जो इन पर ध्यान रखती है, और यही बॉडी जो है डिसीजन करती है कि तुम्हारा यह निर्णय व्यापार नियमों के विरुद्ध है और यह ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, विरूपित कर रहा है। आप देख सकते हैं ये मुद्दे वहां जा ही नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। और अगर डिसीजन आ रहा, जैसे ट्रंप के समय में ही डिसीजन आया था कि चाइना पर जो टैरिफ लगाया गया था उनके कुछ उत्पादों पर, वह व्यापार जो नियम होते हैं अंतरराष्ट्रीय डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत उसका उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका ने कहा हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यूटीओ कहीं ना कहीं इररिलेवेंट दिखाई दे रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब यह तो हो गया एक चीज। मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस, यह मुद्दा भी क्लियर हो गया। डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंसी इररिलेवेंसी एक बार मुझे बताएं, तब अगले मुद्दे पे जाएं। दो मुद्दे और है, एक पक्षीयता और वर्सेस बहुपक्षीयता, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण की दृष्टि से। दो विषय इस पर और हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ गए बेटा? सब लोग क्लियर है? जिसको क्वेश्चन आप लोग पूछते चला करो, ठीक है? क्लियर हो? अब आते हैं हम लोग अगले विषय पर कि डब्ल्यूटीओ बनाया किस लिए गया था। बहुपक्षीय व्यवस्था है ये संपूर्ण विश्व, यानी इस संपूर्ण विश्व में कोई एक या दो पक्ष नहीं, अमेरिका कोई एक पक्ष नहीं है, ढेर सारे पक्ष है। तो डब्ल्यूटीओ बहुपक्षीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला निकाय है। लेकिन जब अमेरिका ऐसे देश इस प्रकार के कदम डब्ल्यूटीओ के मंच का उपयोग किए बिना उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इससे बहुपक्षीयता को नुकसान हो रहा है, यानी एक पक्षीयता भावना आगे बढ़ रही है ग्लोबल ऑर्डर में, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो यह भी एक चीज आपके सामने है जो क्वेश्चन आंसर में आपको देखने को मिलेगा, बहुपक्षीयता वाला मुद्दा। अब आता है कि क्या इस प्रकार का एक्शन ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है? हम कहेंगे हां, इस प्रकार के कदम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को बाधित करते। क्यों? क्योंकि बच्चे भूमंडलीकरण क्या है? यानी सीमा विहीन व्यापार, सीमा विहीन आर्थिक संबंध। भूमंडलीकरण की सामान्य और सबसे संक्षिप्त और सबसे सारगर्भित परिभाषा यही है, सीमा पार आर्थिक संबंध, सीमा विहीन आर्थिक संबंध। यानी आर्थिक संबंधों में कोई सीमा ना हो, उसी का आधार है भूमंडलीकरण की। संपूर्ण पृथ्वी एक है, एक यह संपूर्ण, जैसे हम लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो संपूर्ण पृथ्वी वैसे ही है। आर्थिक परिघटना के रूप में भूमंडलीकरण शुरू हुआ था, बाद में सभी क्षेत्रों में देखा गया। तो आप देख सकते हैं, यानी यह एक्शन ग्लोबलाइजेशन के सामने भी एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के सामने चुनौती में यह पूरा का पूरा टॉपिक आप डाल सकते हैं। यह एक विषय यह भी हो गया। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है? बस यही इतना विभिन्न एडिटोरियल्स में डिस्कस है और जिसके बारे में हम विस्तार से अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? जो भी बच्चे कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, ठीक है? अब हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन विस्तार से बातचीत करने जाएं। हाँ, लवली गुप्ता बेटा, तुम 3 बार कह चुकी हो सर एक क्वेश्चन था, अब तक तुम अपना क्वेश्चन पूछ ली होती। एक जानकारी बस आपके साथ साझा करना चाहता हूं, यूपी पीसीएस की अभिव्यक्ति है। यूपी पीसीएस 2025
प्रीलिम्स का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और ये क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है 17 मार्च से। डिटेल्ड यानी जैसे लिखिए सेम ऐसे 17 मार्च से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही यह बात कह दूं कि यह पीसीएस का मेरा पहला बैच है और इस बैच में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कही जाएगी कि आप पीछे से पढ़ लीजिए। यानी हम बिल्कुल नए ढंग से प्रीलिम्स पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि प्रीलिम्स पूरी तरीके से नए ढंग से। उसके पीछे रीजन ये है कि आईएएस और पीसीएस का प्रीलिम्स एक तरीके से हम नहीं ले चल रहे, ये फाइनल है, इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार मेंस, प्री और मेंस बिल्कुल अलग। जीएस पेपर 4 ए से जीएस पेपर 3, 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 5 एंड 6, ठीक है। तो ये आपका है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इस बैच के इच्छुक हैं तो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की अपनी जर्नी, ठीक है। तो बच्चों, चले बेटा। लवली गुप्ता, बेटा क्या क्वेश्चन है पूछो। ठीक है, तो ये मुद्दा आपकी समझ में आ गया है और यही चीज अब डिटेल से यहां पर आपके सामने रखी गई है। और अगर आप आईक्यू आईपी देखना चाहें तो यूपीएससी के सिलेबस जीएस पेपर 2 आईआर, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, तो अमेरिका की नीति, चाइना की नीति, उसका भारत पर इंपैक्ट, जीएस पेपर 2 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, डब्ल्यूटीओ, उनकी रेलिवेंसी, जीएस पेपर 2 आईआर में ही भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी करार, कोई भी आप देख सकते। फिर इकोनॉमी, इससे इंडियन जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है सरकारी नीतियां हमारी क्या है इनसे निपटने के लिए, जिस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जीएस पेपर 4 एथिक्स में यह भी एक विषय है कि क्या ये इंटरनेशनल एथिक्स की दृष्टि से उचित है, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से इस प्रकार के ट्रेड वॉर को हम उचित मान सकते हैं। तो स्वाभाविक है, बड़ा अच्छा विषय, इसको मैं यहीं आपके सामने रख दूं कि अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो जो नैतिकता होती है वो मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव में होती है। जैसे अमेरिका के किसी भी नागरिक से या अमेरिका के पॉलिसी मेकर से या ट्रंप से पूछें, या आप सब स्वयं अमेरिकी नागरिक होकर के पूछें, आप सब अगर अमेरिकी नागरिक बन के सोचें तो स्वाभाविक रूप से यहां पर अमेरिका की दृष्टि से यह एक नैतिक कदम है। क्यों? क्योंकि अगर भारत अमेरिका के किसी उत्पाद पर 20% टैक्स लगा रहा है तो अमेरिका भी भारत के उत्पाद पर 20% टैक्स लगा करके अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को
समर्थन दे रहा है, तो ये तो कहीं से भी अनैतिक है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा नैतिकता सापेक्ष, देश काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष नैतिकता बदलती रहती है, टाइम, कंट्री, सिचुएशन। अब इनके ऊपर काउंटर टैरिफ तो चाइना लगा रहा है, मैक्सिको, कनाडा, या ये जो बात हो रही है कि इनके अमीरों पर, जितने इनके धन कुबेर हैं, इनकी संपत्ति पर टैक्स लगाया जाएगा, तो क्या यह गलत है? यह भी सही है, क्योंकि उनके अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हुआ है। तो प्रत्येक देश के हिसाब से यह एक नैतिक कदम है। लेकिन जैसे ही आप अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, देखिए शब्दों को पकड़िएगा, यहां क्या लिखा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है, तो इस प्रकार के एक्शन और रिएक्शन जब ट्रेड वॉर या प्रोटेक्शनिज्म को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, तो यह इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स की दृष्टि से उचित कदम नहीं है। अपने साध्य या अपने एंड्स, यानी अमेरिकी ग्रोथ को बड़ा करने के लिए यदि इस प्रकार के कठोर डिसीजन लिए जाते हैं और विभिन्न देश आपस में टैरिफ बढ़ाने को एक खेल की तरह खेलते हैं, तो इससे महंगाई बढ़ेगी और स्वाभाविक रूप से जो इन देशों के हैं और जो विश्व के अन्य देशों के हैं, और खासकर जिनकी परचेजिंग पावर बेहतर नहीं है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से उचित कदम नहीं है। क्या यह पॉइंट आप समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? पॉइंट इज क्लियर? ए से कोई सा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आप जब भी लिखेंगे, यूपीपीसीएस सेम सिलेबस है, जीएस पेपर 2 आईआर आप देख सकते हैं, सेम सिलेबस, यानी यूपीपीसीएस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं, सेम सिलेबस है यूपीपीसीएस का, इकोनॉमी, एवरीथिंग यूपीपीसीएस सेम, एथिक्स भी सेम। बिहार पीसीएस जीएस पेपर 1 में अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जो बिहार पीसीएस वाले भैया जरा देख लीजिएगा, तो जो लोग मेंस अभी दे रहे हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। लवली कह रही सर, अगर कंट्रीज डब्ल्यूटीओ की टर्म एंड कंडीशन को नहीं मानते देन उनके ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा एक कहावत है, बाबा तुलसीदास ने लिखा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी जो समर्थ है ना यार, वो गलती भी करता है तो भी माफी है। तो इसका नुकसान मैंने आपको बता दिया, मेरे अभी जो मैंने जस्ट 1 मिनट पहले एनालिसिस किया, वही इसका उत्तर है आपके प्रश्न का, कि डब्ल्यूटीओ स्वाभाविक रूप से इरेलीवेंट है। डब्ल्यूटीओ तभी ताकतवर रहता है जब उसे बड़े मजबूत देशों का समर्थन मिलता है, नंबर 1। और दूसरा, डब्ल्यूटीओ स्वयं आप देख सकते हैं इरेलीवेंट दिखाई दे रहा है, तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर इस रूप में होगा कि अगर वो कमजोर होता है कि भाई आप अंतरराष्ट्रीय संस्था के मैंडेट को ना मानते हुए, उसकी भूमिका को नजरअंदाज करते हुए इस प्रकार का एक्शन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी और इसका खामियाजा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और विकसित देशों में भी जो गरीब वर्ग है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? ये हो गया। अब देखिए 2019 में आपसे प्रश्न पूछा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में अभी भी समस्या है क्योंकि वाशिंगटन भारत को अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे पाया है। इसमें भी एक पॉइंट में यह ही जाएगा कि भाई जिस तरीके से वो चाइना के साथ व्यवहार कर रहा है उसी प्रकार से वो भारत के साथ भी व्यवहार कर रहा है। तो स्वाभाविक है वाशिंगटन भारत को लेकर के स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अमेरिका चीन के रूप में अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रहा। मैंने कल भी इस प्रश्न को डिस्कस किया था।
जो यूएसएसआर से ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल है। मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको एक चीज बता दिया था कि चाइना, जो यूएस में चाइना की एम्बेसी है, चाइना का दूतावास है, उसने साफ साफ कहा कि हम आपके साथ प्रत्येक प्रकार का वॉर लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या कोई और लिखा हुआ टिल द एंड, यानी अंत तक। तो यार अमेरिका की धरती पर, भले वो अमेरिका की धरती हो, भले वो चीन का, उतना क्षेत्र चीन का हो, एम्बेसी स्वाभाविक रूप से किसी भी देश की अगर है तो वो उसका सॉवरेन जोन होता है, लेकिन फिर भी है तो अमेरिका की धरती पर ही, और वहीं वो यह बात कह रहा है। तो इस प्रश्न को 100% जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि अमेरिका चीन के रूप में अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रहा है, जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में क्या ये जो मैंने अभी चाइनीज एम्बेसी की तरफ से जो ट्रंप के एक्शन है उस पर जो रिएक्शन आया, क्या हूबहू इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप विचार कीजिए। देखिए, ऐसे ही 2021 का क्वेश्चन है, 2025 में हम लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? यही है ताकत IQ-IP की। ठीक है, अब देख लीजिए, यदि WTO को वर्तमान व्यापार युद्ध के संदर्भ में जीवित रहना है, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए, तो सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? जरा देखिएगा, यदि WTO को वर्तमान ट्रेड वॉर के संदर्भ में जीवित रहना, विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए, तो सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या है? WTO को कैसे मजबूत किया जाए, आगे आपको पढ़ाया गया है, देख सकते हो। ट्रेड वॉर 2018 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये क्वेश्चन आज 100% रिलेवेंट है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, 18 में ही, WTO में प्रोटेक्शनिज्म और मनी मैनिपुलेशन, यानी अपनी मुद्रा के मूल्य को गिरा देना समय के अनुरूप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो ये भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करेंगे? इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं। फिर 2016 में WTO लिखा हुआ, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि WTO ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाया गया था, उसका एक आधार है, लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच में झगड़े, जिससे हम WTO के तहत बहुत से मुद्दे, चाहे दोहा राउंड हो या कुछ भी हो, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर 2014 में WTO के ऊपर ही प्रश्न आ गया। WTO एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वह देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। WTO के मैंडेट क्या है और उसके निर्णय कितने बाध्यकारी हैं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है, इसके निर्णय अपने नेचर में बाइंडिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो WTO पर आज आपको ठीक ठीक कंटेंट दिया जा रहा है। इस पर आप जाकर के, पूरा कंटेंट दिया गया है, आज आप जाकर के पढ़ेंगे, आपका पूरा मुद्दा ही क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं हम, देखें 2024 में पश्चिम भारत को, यानी इसमें कहा गया कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं और इंडिया को चाइना के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया। आप कहेंगे सर ये प्रश्न क्यों लगाया गया? बच्चों, यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कहा है, और आज के ही समाचार पत्र में है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया कि भारत एक बेहतर डेस्टिनेशन है यूरोपियन यूनियन की कंपनियों के लिए, जिसको मैंने निकाला हुआ है। अब धीरे धीरे, चूंकि काफी टॉपिक इकट्ठा हो गए, तो धीरे धीरे वो एक एक, दो दो, तीन तीन करके आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? तुलसी कुमारी बेटा, हिंदी ऑप्शनल की क्लास जो अभी अभी कराई है, पहले उसको एक बार आप देख लीजिए, और फिर जब नई क्लास शुरू होगी आप उसको भी देखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस में जैसे आपने आज एडमिशन लिया या कल लिया, अब एक बच्चे के लिए नई क्लास नहीं शुरू होती बेटा, वो भी अभी लेटेस्ट पढ़ा करके खत्म किया हूं। ठीक है, मैं हर चीज एकदम ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रखता हूं, जिससे कोई भी घालमेल ना हो। लेकिन हाँ, यह भी सत्य है कि हिंदी साहित्य का बिल्कुल नया बैच भी आने वाला, लेकिन तब तक आप पीछे वाला निपटा लीजिए। एक बार पढ़ लोगे, दोबारा यही बैच आपको फ्री में मिलेगा,
आपका एक बार और तैयार होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद, ऐसे आया था बेटा, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म। तो ये बिहार पीसीएस माने ये तो यूपीएससी का है, लेकिन बीपीएससी और यूपीपीसीएस के जो बच्चे देने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शायद इस बार रिपीट हो जाए। तो एक बार मैं समझा दे रहा हूं, कई चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद बनाम वैश्वीकरण। तो क्या ये अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं? राष्ट्र यानी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वहां के जो विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग हैं, अपने आप को एक समझें और अपने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए सभी नीतियां बनाएं, वही राष्ट्रवाद है। और अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी इसी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। या भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल, वो भी इसी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। इंडिया फर्स्ट अगर हम कहते हैं तो यह भी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। और वैश्वीकरण जो राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ती है और एक ग्लोबल अवधारणा है ये, यानी जो सीमाओं से परे है। तो स्वाभाविक अपने नाम और अपने जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, उन दोनों के स्तर पर ये दोनों विरोधी विचारधाराएं, वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद। कैसे अमेरिका की ये पॉलिसी, कैसे चीन का उस पर रिएक्शन, कैसे मैक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन का उस पर रिएक्शन वैश्वीकरण को कमजोर कर रहा है और जाने अनजाने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? प्रियंका, आपने कहा था सर इसको समझा दीजिए। पवन बेटा, मैंने कल आपकी समस्या बता दी थी और टीम की तरफ से कहा गया था कि आपसे बात कर लिया गया है और आपको सब बता दिया गया है। किसकी मानू, कौन सत्य है? ठीक है, चलिए, हो जाएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। 2023 दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो यह मैंने इसलिए दिया है कि अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से इसको लिखिए कि विश्व के राजनेताओं को इस बात पर सोचना चाहिए कि इस प्रकार के कदम कहां तक विश्व व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर के लिए उचित है और ऐसे में विजनरी डिसीजन लें और इस ट्रेड वॉर को जल्द से जल्द रोकने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दें। इसे वैश्विक व्यवस्था, द ग्लोबल ऑर्डर, राजनीतिक और आर्थिक। तो वर्तमान में देख सकते हैं आर्थिक ऑर्डर कैसा चल रहा है, ट्रेड वॉर वाला चल रहा है। एक पॉइंट आपके सामने यहां पर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, कितने ढेर सारे प्रश्न हैं। अब सामी पैटर्न पर जरा देख लीजिए आप, क्या मुद्दा है। व्हाट, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 मैंने आपको बता ही दिया है, बताने की जरूरत नहीं। कौन? ठीक है, नायक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रभावित पक्ष मैक्सिको, कनाडा, चीन, भारत और अमेरिकी कंपनियां। यानी अगर वहां के अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा विभिन्न देशों के द्वारा, जिन पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा, तो स्वाभाविक है वहां के अमीर भी प्रभावित होते। ठीक है बेटे, फिर आता है कब घोषित टैरिफ कब से प्रभावी होंगे, वो भी मैंने आपको दे दिया। स्टील और एल्यूमिनियम पर 12 मार्च से और कृषि और ऑटोमोबाइल पर 2 अप्रैल से। कहां, यानी इसका इंपैक्ट कहां होगा? मैक्सिको, कनाडा, चीन पर सीधे, भारत एवं अन्य व्यापार साझेदारों पर अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है? लेख 1 में बताया गया है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन पर अंकुश लगाना उसका अपना लक्ष्य है, क्योंकि व्यापार के थ्रू ये सब भी गतिविधियां अंजाम दी जाती। अमेरिका का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट है इन देशों के साथ। उस ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए, आपको पता है कि आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है वह चाइना के संदर्भ में, मैक्सिको के संदर्भ में अमेरिका के लिए चिंताजनक है, इसीलिए यह कदम उठाया गया। इसके अलावा अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को मैंने डायग्राम में ही आपको बता दिया था मजबूत करने के लिए। लेख 2 कहता है कि वही कि प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में
अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जो मैंने पढ़ाया है बस हल्का, कैसे भारी टैरिफ लगाकर और प्रतिकारक टैरिफ की धमकी देकर, अब तो लगा भी दिया गया रेसिप्रोकल टैक्स, ठीक है। लेख 2 में वही कहा गया कि अमीरों पर जो लगाया जाएगा प्रेशर ग्रुप के रूप में। अब अमेरिकी धन कुबेरों को लक्षित करने का लक्ष्य क्या है? तो व्यापार युद्ध में शक्ति संतुलन, ये क्या मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे कि अमेरिकी धन कुबेरों को लक्षित करने का लक्ष्य यही है कि भाई अगर इनके ऊपर टैक्स लगाया गया, विभिन्न देशों में जो भी टैरिफ का शिकार हो रहे हैं, तो ये जो धन कुबेर हैं, आपको पता है कारपोरेट जगत, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी में मेंस में प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह एक सिलेबस का पार्ट है जिस पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ढेर सारे दबाव समूह होते, जैसे किसान बंधु आंदोलन कर रहे हैं तो किसान बंधु ढेर सारे किसान संगठनों के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं, तो जो किसान संगठन होते हैं वो भी प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। जो कारपोरेट फिक्की, एसोचैम, ये भी प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। आई होप आप समझ गए। तो वही चीज है कि इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, ये अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे, यानी पॉलिसी मेकर्स पर, और फिर पॉलिसी मेकर्स इस टैरिफ का एक लॉजिकल सॉल्यूशन रखेंगे। याद रखिएगा। तो ये चीज मैंने यहां विस्तार से लिख दी है जिससे आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब आता है यानी मैट्रिक्स वाला पैटर्न, अमेरिकी रणनीति, और वही चीज यानी जो अमेरिकी रणनीति के जवाब में जो अमीरों पर टैक्स लगाया जा रहा है, उसी चीज को यहां पर बॉक्स आइटम में बहुत अच्छे से दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। एस्पेक्ट्स, आर्थिक टैरिफ के माध्यम से संरक्षणवाद और प्रतिशुल्कों के माध्यम से अमेरिकी कुलिनबर्ग के वैश्विक हितों को निशाना बनाना। राजनीतिक पहलू क्या है? अमेरिकी प्रथम नीति, और जो अन्य देश करेंगे वो कहेंगे भाई हमें भी संप्रभुता, हमारी भी संप्रभुता, आप हमारे पे लगाएंगे, हम आप पर भी कुछ न कुछ करेंगे। सामाजिक है, घरेलू नौकरियों को समर्थन प्रदान करना, यानी ऑब्वियस वही जो मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब बताया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख लीजिए। फिर इसके बाद नेमोनिक बेस्ड लर्निंग आपको बता ही दिया गया। टैरिफ यानी टैरिफ, TARIFF, टारगेटेड टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम, कृषि और ऑटोमोबाइल पर। अमेरिका फर्स्ट, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। रिटेलिएशन, प्रतिकार, कनाडा और चीन का प्रतिकार। इंपैक्ट, वैश्विक मानदंडों पर फोकस, व्यापार घाटा कम करने पर। फियर, व्यापार युद्ध बढ़ने की संभावना। यानी आपको केवल टैरिफ शब्द याद है तो इतना बढ़िया बना दिया गया है कि आप इसी इतने से एक आंसर लिख ले जाएंगे। और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, विस्तार से आगे आपको प्रमुख शब्दावली, टैरिफ, प्रतिकारक शुल्क, कुलीनबर्ग कर, संरक्षणवाद, ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये इनोवेटिव एडिशनल इनपुट बाय सुनील सर, ये आपको अलग से मैंने दिया हुआ है कि कैसे अमेरिकी टैरिफ और धन कुबेरों को लक्षित करने का मुद्दा WTO की प्रासंगिकता को चुनौती देता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है डायग्राम, वही चीज है, इसको शब्दों में लिख दिया गया है, तो क्या इसको डिटेल करने की आवश्यकता है बच्चे? संरक्षणवाद बनाम मुक्त व्यापार, WTO का दृष्टिकोण क्या? WTO का मुख्य उद्देश्य मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना। यह टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को सीमित करने के लिए काम करता है। ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव क्या होगा आप देख सकते हैं विस्तार से। फिर ऑब्वियस है रिटेलिएशन होता है, अगर आप हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम आपके ऊपर लगाएंगे, यह भी बता दिया गया, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। फिर बाहरी टैक्स उपाय, यानी जो हम एलन मस्क पर टैक्स लगाएंगे तो उस पर यह कहा गया, हम मतलब जो भी देश जवाबी कार्रवाई के रूप में काम करेंगे, तो WTO ऐसे किसी भी कर को समर्थन नहीं देता है, इसे ही बाहरी टैक्स कहा जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी WTO के नियमों का उल्लंघन होगा, ठीक है। यह भी आप देख सकते हैं। यह एक पक्षीयता, यूनिलैटरलिज्म का उदाहरण है। यूनिलैटरलिज्म का उदाहरण कैसे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि
भाई किसी से बातचीत किए बिना स्वयं लगा देना, जबकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में डब्ल्यूटीओ के तहत आप विश्व व्यापार की संरचना पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और आप अकेले लगा दे रहे हैं। तो वही है कि बिना किसी से विचार कर, इसे हम एक पक्षीय डिसीजन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको डब्ल्यूटीओ स्वीकार नहीं करता है। ये आ गया आपके सामने, ठीक है, मजा आ गया। फिर आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में भी रुकावट आ जाएगी। मैंने आपको बता दिया डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका का इंटरवेंशन है, ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय सुरक्षा का दुरुपयोग, यानी डब्ल्यूटीओ कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत आप विशेष परिस्थितियों में टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन ट्रंप अब इसका गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको बता ही दिया गया, ठीक है। और फिर निष्कर्ष और डब्ल्यूटीओ पर क्या इंपैक्ट है। मजा आ गया बच्चे, मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? डब्ल्यूटीओ से जुड़ा सारा मुद्दा आपका इस विषय से मैंने क्लियर कर दिया। अब आता है टॉपिक 3, इंडिया स्टॉक मार्केट रिबाउंड एमिड यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ थ्रेट। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी वही प्रतिकारक, तुम हमारे 20 लगा रहे हो, हम भी तुम्हारे पे 20 लगाएंगे, मैं सब समझा चुका हूं, लेकिन तब भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखी गई, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए में तेज गिरावट, पीएमआई इंडेक्स में वृद्धि, ये सारे रीजन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो बस इसको आपको बहुत घुसना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको करा दिया गया, मैंने सब पहले ही समझा दिया है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, आइए आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर से मुलाकात कराता हूं, ठीक है ना। संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता पर उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करें, ठीक है। एक पूरा टॉपिक मैं आपके सामने पूरा पढ़ता हूं और समझाता हूं, जरा आप इस पर विचार कीजिए। प्रश्न, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने, नंबर 1, दूसरा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने, और तीसरा राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। अब बताइए क्या इन तीनों का अनुपालन, जो मैंने ये डायग्राम बनाया था चार्ट, क्या इसका अनुपालन ये विभिन्न देश कर रहे हैं? जरा देखिए, क्या इसका अनुपालन विभिन्न देश कर रहे हैं? तो आप देखिए कैसे आंसर लिखा गया, यानी जो चार्ट है उसी को यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया गया। हालांकि हाल के वर्षों में टैरिफ, आयात प्रतिबंध और सब्सिडी जैसी बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों ने डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता को चुनौती दी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद 2017 से 21 और अब 2025 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्व में संरक्षणवाद के पुनरुत्थान ने वैश्विक व्यापार संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की डब्ल्यूटीओ की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौतियां। इंट्रो के बाद देखिए, पहली चुनौती, एक पक्षीयता टैरिफ उपायों का उदय हो रहा है। तो बताने की आवश्यकता, एक पक्षीयता यानी अमेरिका लगा दिया, अब चाइना भी लगाएगा, मैक्सिको भी लगाएगा, कनाडा भी लगाएगा, क्या ये फिर से बताने की जरूरत है? ये तो आपको पढ़ाई दिया गया, अंदर वही चीज लिखी हुई जो पीछे कंटेंट में मैंने आपको समझाई, यहां पर भी। पॉइंट इज क्लियर? तो पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा, इससे डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कमजोर पड़ रहा है, चूंकि वहां पर कोई डिस्प्यूट आ ही नहीं रहा, आ रहा है और वह निर्णय दे रहा है तो कोई देश उसे मान भी नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं, यानी दूसरी चुनौती ये हो गई, यानी अब देश विश्व व्यापार संगठन पर निर्भर रहने के बजाय द्विपक्षीय व्यापार सौदों या जवाबी उपायों को प्राथमिकता देते हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा, व्यापार युद्ध और प्रतिशोधात्मक शुल्क मुक्त व्यापार को कमजोर करें, फ्री ट्रेड, यानी अमेरिका चीन व्यापार युद्ध 2018 से वर्तमान, आप देख सकते हैं,
ये संघर्ष दर्शाते हैं कि व्यापार बाधाओं को कम करने में डब्ल्यूटीओ की भूमिका कम होती जा रही, क्योंकि देश प्रत्यक्ष टकराव को प्राथमिकता दे रहे। अगला चुनौती टैरिफ के औचित्य के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा का बढ़ता उपयोग, यानी हम कह रहे हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टैरिफ लगाएंगे। यही बात कही गई जो पीछे बताया गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यदि अधिक देश इसी प्रकार के उपाय अपनाते हैं तो इससे डब्ल्यूटीओ के व्यापार नियमों का उल्लंघन हो सकता है। पांचवी चुनौती द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की एक रुख, यानी डब्ल्यूटीओ चूंकि अब एफिशिएंट नहीं रह गया है, तो विभिन्न देश करेंगे तो बेकार संस्था है, बायलेटरल और रीजनल ट्रेड हमें करना है। ये देख सकते हैं, यानी ऐसा फ्यूचर में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भैया डब्ल्यूटीओ इररिलेवेंट हो गया क्या? इसके कारण से क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की और विभिन्न देशों का रुख है। चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, क्या ये जो मैंने बोला ये प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये भी ऊपर वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, विकासशील बनाम विकसित राष्ट्र विभाजन हो गया। इसके कारण डब्ल्यूटीओ संगठन में जो सुधार होने थे वह सुधार भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के डब्ल्यूटीओ के मुद्दे सुलझेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान की समस्या है डब्ल्यूटीओ के सामने, जो डिजिटल व्यापार हो रहा है और जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उसमें डब्ल्यूटीओ अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स के लिए नियम अभी तक ये बना नहीं पाया। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स स्थगन पर भारत का रुख, भारत और दक्षिण अफ्रीका डिजिटल वस्तुओं पर सीमा शुल्क पर विश्व व्यापार संगठन के ई कॉमर्स स्थगन को समाप्त करने की मांग करते हैं। ये सारी बातें। फिर आता है निष्कर्ष, क्या विश्व व्यापार संगठन अभी भी प्रासंगिक है? नहीं। आगे कैसे बढ़ा जाए, आप देख सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या डब्ल्यूटीओ और इस विषय से जुड़ा कोई भी ऐसा मुद्दा जब इसकी आप एक रीडिंग लगाएंगे आप कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बात, क्या सारे विषय आप कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले? इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय दृष्टिकोण और अमेरिकी एकपक्षीय टैरिफ नीतियों के बीच संघर्ष पर चर्चा करें। आप बताएं, विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय दृष्टिकोण और अमेरिकी एकपक्षीय टैरिफ नीतियों के बीच संघर्ष। ठीक है, आप जरा देख सकते हैं। तो क्या अब ये सारे प्रश्न आप कर पाएंगे अगर मैंने सबका आंसर दे दिया है? क्या डब्ल्यूटीओ वर्तमान व्यापार विवादों को सुलझाने में सक्षम है? तो पीछे पहले ही प्रश्न में ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई कि सक्षम नहीं। इस डब्ल्यूटीओ स्टिल रेलिवेंट, कितना बढ़िया कंटेंट है। आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट, आप जरा कंटेंट देखिए और ये आपके आंसर में है। क्या विश्व व्यापार अभी भी प्रासंगिक? पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क। तो यानी डब्ल्यूटीओ को लेकर के जो भी पूछेगा, तीनों क्वेश्चन में मैंने सब क्लियर कर दिया। अब तीन प्रश्न आगे के हैं, भैया अमेरिका की इस नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं, अमेरिकी प्रतिकारक टैरिफ की घोषणा का भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, विवेचना कीजिए। तो वही जो मैंने बताया, अच्छी उछाल आई है भारतीय शेयर बाजार पर, तात्कालिक बाजार अस्थिरता। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर भारतीय शेयर बाजार में हालिया उछाल क्यों आया है, विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में। पूरा आंसर इसका भी आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी चीज डाउट रहेगा उसको आप पूछेंगे। ठीक है, ये भी आपको दे दिया गया। फिर इसके बाद आता है टैरिफ युद्ध के बीच भारतीय निर्यातकों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। देख सकते हैं पूरा प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट भी यहां आपका क्लियर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं
टैरिफ युद्ध के बीच भारतीय निर्यातकों के सामने भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव बता दिया गया। और सोर्सेस देखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वैश्विक बाजारों में घटती प्रतिस्पर्धा, स्रोत भारतीय निर्यात संगठन महासंघ FIEO। फिर MSME पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोर्स MSME और वैश्विक व्यापार पर CII रिपोर्ट, यानी एकदम जो भी कंटेंट है, स्रोत RBI, हर एक चीज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, WTO का व्यापार डेटा। ठीक है, अमेरिकी धन कुबेरों पर टैक्स लगाने की रणनीति का प्रभावी होने की संभावनाओं पर चर्चा करें। देख सकते हैं उस प्रश्न का आंसर भी पूरी तरीके से तैयार है कि भाई तर्क क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल। कर लागू करने में चुनौतियां क्या हैं, आप देख सकते हैं भैया पूंजी पलायन हो जाएगा, वो कहेगा हम तुम्हारे यहां लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो वो सारी बात है। फिर आता है, क्या अमेरिकी धन कुबेरों पर टैक्स लगाने से व्यापार युद्ध को रोकने में मदद मिल सकती है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न का भी आंसर आपके लिए तैयार हो गया। ठीक है, क्या अमेरिकी उद्योगपतियों पर कर लगा देंगे तो व्यापार युद्ध रुक जाएगा। तो हां, सबसे पहले बताएंगे हां भाई हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ठीक है, तीसरा रीजन, सारी चीजें हैं। चुनौतियां क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि क्यों नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ट्रेड वार को रोकने के लिए। तो मैंने ट्रेड वार को रोकने का ऑल्टरनेटिव भी आप लोगों को बता दिया है। आपका आंसर दूसरों से बहुत बेटर हो जाएगा, आप देखेंगे तो। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी धन कुबेरों को लक्षित करने की रणनीति से राष्ट्रवादी तनाव को कम करने में कैसे मदद मिल सकती। ठीक है, राष्ट्रवादी तनाव का मतलब होता है वहां पर जो आर्थिक समृद्धि की दर धीमी हुई, अमेरिका में जो रोजगार कम मिल रहा है, श्रमिकों के अंदर जो तनाव है, उसके समाधान की बात हो रही। तो अमेरिका का यह कदम कैसे वहां पर एक अच्छी स्थिति सुनिश्चित करेगा। संरक्षणवाद और मुक्त व्यापार के बीच में हम संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस पर भी बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीजें। संरक्षणवाद और मुक्त व्यापार के बीच संतुलन स्थापित करना, मुक्त व्यापार क्या, संरक्षणवाद, मैं सब आपको स्टार्टिंग में बता चुका। संरक्षणवाद और मुक्त व्यापार के बीच संतुलन की आवश्यकता क्यों है, आप देख सकते हैं विस्तार से। अमेरिका फर्स्ट नीति और उसके ग्लोबल ट्रेड पर इंपैक्ट, ये पूरा डायग्राम उसी का है जो मैंने आपको बना करके दिया है। तो अमेरिकी फर्स्ट नीति क्या है, ठीक है ना, और कैसे कैसे पूरा विस्तार से आप देख सकते हैं। संरक्षणवाद के बढ़ते चलन का विकासशील देशों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपको पता है, उसको भी शब्दों का रूप दे दिया गया। ठीक है, और ये 2025 के प्रीलिम्स की तैयार, मतलब जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। हालिया वैश्विक संकेतों के आधार पर भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। आप देख सकते हैं बाजार की तकनीकी संकेतक RSI ओवरसोल्ड जोन, RSI को बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है, बहुत बेहतर ढंग से यहां समझा दिया गया है। सापेक्ष शक्ति सूचकांक, यानी स्वाभाविक है एक के मुकाबले दूसरे की शक्ति कितनी है। ठीक है, यदि निफ्टी 50 का RSI 75 तक पहुंचता है तो यह क्या दिखाता है कि भाई मूल्य में सुधार हो रहा है। इसको आप याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, RSI का। और यदि टाटा स्टील का RSI 25 तक गिर जाता है तो यह ओवरसोल्ड की स्थिति का संकेत देता है, जिससे यह अल्पकालिक खरीदारों के लिए आकर्षक बन जाता है। तो बहुत से टर्म है, प्रीलिम्स के लिए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप में पूछ लीजिएगा। एक बार बेटा देखो, बड़े कैप्स और मिड स्मॉल कैप्स में असमान सुधार के कारणों का विश्लेषण करें। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रहा चूंकि ये पूरा इकोनॉमी है, जब आप सेंसेक्स वगैरह पढ़ेंगे ये पूरा इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें मुझे कम से कम घंटों लगेंगे, इसलिए आप एक बार पढ़ेंगे, जो आपको नहीं समझ में आएगा फिर उसी को मैं बना करके एक ही बार में भेज दूंगा। तो आप देख सकते हैं WTO में बहुपक्षीय वार्ता और अमेरिकी एकपक्षीय टैरिफ नीतियों के बीच विरोधाभास, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं।
क्या द्विपक्षीय व्यापार समझौते WTO को अप्रासंगिक बना रहे हैं? उदाहरण सहित चर्चा करें। ठीक है ना, यानी जो जो विभिन्न देश आपस में ही समझौते कर ले रहे हैं। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने चुनौतियों का परीक्षण करें, विशेष रूप से अमेरिकी नीतियों के संदर्भ में। फिर आता 19वां, व्यापार युद्ध के बीच विकासशील देशों की रणनीतियों का परीक्षण करें, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। देख सकते हैं बच्चों। अगला, व्यापार युद्ध के कारण विकासशील देशों की मुद्रा और चालू खाते घाटे पर प्रभाव का विश्लेषण करें। आप देख सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ और भारत की वेट एंड वॉच रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखो, मेरी जो पढ़ाई की जर्नी आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसमें हम दोनों को मेहनत करनी। कोचिंगों में क्या है कि आप केवल कॉपी लेकर के बैठे रहते हैं और वो सब चीज बता देते हैं और आपको लगता है बस उतना ही सफिशिएंट, जबकि वो कहीं से भी सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट ये सब होते हैं जब 20 एंगल से किसी चीज को घेरा जाता है, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। एक बार आप पढ़ेंगे, फिर डाउट होगा, हम डाउट दूर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सारा क्लियर ही कर दिया। अमेरिकी टैरिफ और WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। पीछे भी हो चुका, उसको एक नए ढंग से बता दिया। वर्तमान व्यापार युद्ध का ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपको बता दिया गया। चीजें महंगी होंगी। अमेरिकी टैरिफ के माध्यम से संरक्षणवाद का बढ़ता चलन वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए खतरा कैसे है, यह भी आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों पर एक बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर, जिसका नाम है LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकता है। ये है क्या? ये मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि चैट GPT, जैसे कि जेमिनाई, जैसे कि डीप सीक AI R1, वही सारे जो AI के टूल्स हैं। तो इसमें यही बताया गया कि भाई ये AI के जो टूल्स हैं, शहरी मध्य वर्ग तक इनकी पहुंच है, ग्रामीण भारत इसमें पिछड़ जाएगा। जो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं, यही इसमें बताया गया है। एक बार मुझे बताएं, क्या ये मुद्दा मैं विस्तार से डिस्कस कर चुका हूं? नहीं कि रोज करता हूं कि AI के आने से क्या क्या नुकसान होने वाले ग्रामीण भारत को और उन लोगों को जो AI तक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जो मैं आप लोगों से कहता हूं, AI जरूरत है इस समय, और ये मैंने केवल इसलिए कराया है, इस बार बिहार और यूपी में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो लेख में चर्चा की गई है कि चैट GPT जैसे बड़े भाषा मॉडल भारत में डिजिटल विभाजन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं, जबकि LLM यानी चैट GPT, जेमिनाई ऐसे टूल्स ने उत्पादकता में सुधार करके विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। आज मैं एक साथ 25 क्वेश्चन बना पा रहा हूं, तो उसके पीछे इसका भी रोल है। लेकिन उनके लाभ समान रूप से सुलभ नहीं। विभाजन 2 स्तरों पर मौजूद है। प्राथमिक विभाजन, प्राइमरी डिवाइड, यानी उन लोगों के बीच जो डिजिटल उपकरण तक पहुंच सकते हैं और जो नहीं पहुंच सकते, और दूसरा डिजिटली जो साक्षर है और जो साक्षर नहीं है। मैं कब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यही मुद्दा यहां पर उठाया गया है और यह वर्तमान का मुद्दा है। स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी की दृष्टि से सही है, साइंस का लोगों पर क्या इंपैक्ट हो रहा है उसकी दृष्टि से सही है। ठीक है, सोशल जस्टिस में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, और तकनीकी नैतिकता जब वो सभी तक नहीं पहुंचती तो स्वाभाविक रूप से वहां पर नैतिक मुद्दे अपने आप उठ जाते। तो डिजिटल इकोनॉमी पर पूछा था कि वह समानता लाएगी या असमानता। अब AI इकोनॉमी पूछेगा, याद रखिएगा, सेम यही प्रश्न होगा, लिख देगा AI इकोनॉमी। पूछेगा कि नहीं समानता लाएगी असमानता लाएंगे, तो क्या ये पूरा कंटेंट, पूरा कॉन्सेप्ट आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी चैट GPT। नव प्रवर्तन यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी चैट GPT और ऐसे अन्य AI टूल्स का उपयोग कैसे इकोनॉमी को बड़ा कर सकता है, हेल्थ एजुकेशन में मजबूत स्थिति ला सकता है। तो मैंने वही सामी पैटर्न पर करा दिया है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर चर्चा करें कि कैसे बड़े भाषा मॉडल
भारत में डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकते हैं, इन प्रौद्योगिकियों तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के उपाय सुझाए। पंजाब पीसीएस का भी लवली गुप्ता, ठीक है, आप पंजाब पीसीएस का सिलेबस मुझ तक पहुंचाएं, मैं लगवाता हूं। तो भैया इंट्रोडक्शन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी वगैरह आपके सामने है, इनके साथ चैलेंजेस क्या है आपको बता दिया गया है। ये बिहार और यूपी वाले प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी बहुत सरल ढंग से यह इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है लवली गुप्ता, ठीक है आप कर देना, ठीक है बेटा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको आप निपटा लीजिए। अच्छा अब एक चीज और है, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम बेटा, ये 2026, 27, 28 और आफ्टर 12th के लिए, इसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा कि इसमें क्या है। कल इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा समय मैं चाहता हूं कि आप लोग डूब करके इस मेंटोरशिप के बारे में विचार करें। मैं फिर कह रहा हूं एआई के आने के बाद अब क्लासेस से ज्यादा आपको मेंटोरशिप की तरफ जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, अब बहुत सी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एआई ऐसा टूल है जो चीजों को समझा पाने में सक्षम है। मेंटोरशिप की तरफ आप आएंगे, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। क्या खास है इस प्रोग्राम में कि ऑप्शनल कोई भी हो, देख सकते हैं इतिहास, हिंदी साहित्य, कुछ भी, पीएसआईआर, समाजशास्त्र, माध्यम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी या कोई और भाषा, पंजाबी, कोई भी हो, अब सब आपके कंफर्ट जोन में है। पृष्ठभूमि चाहे आप इंजीनियर हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फ्रेशर हो, हर किसी के लिए कस्टमाइज मेंटोरशिप, हर एक बच्चे के लिए अलग कस्टमाइज स्टडी प्लान है। जीएस पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। सामी फ्रेमवर्क का उपयोग जैसा आप हिंदी में देख रहे हैं, ठीक है। सामी फ्रेमवर्क, वीकली टारगेट्स एंड पर्सनलाइज फीडबैक और वन ऑन वन सेशन मेरे साथ, इसमें कोई टीम नहीं है, इसमें मेरे साथ ही, ठीक है। पर्सनलाइज स्टडी प्लान, पूरा कंटेंट, ठीक है, एवरीथिंग। ये तो एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे हम लोग काम करेंगे और क्यों मुझे आप चुने, यानी क्योंकि मैं आपका सहयात्री हूं। अभी मैंने फोन नंबर नहीं दिया, कल आप लोगों को फोन नंबर यहां पर मिलेगा, जो एक ऐसा नंबर होगा जिस पर सीधे मुझ तक सूचना आएगी, लेकिन इस पर कभी भी कॉल नहीं करना है। कल आपको फोन नंबर यहां पर मिल जाएगा और आप सबको डिटेल भेजना, अपना नेम और आपका अटेम्प्ट का ईयर और अपना ऑब्वियस कांटेक्ट नंबर मुझे मिल ही जाएगा। और उसमें कुछ और भी कंडीशंस होंगी, कल लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। सही है, सामी होता सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन, जो आप पढ़ते हो यही यार, बाप रे बाप, इतने इतने दिन से बेटा हिंदू पढ़ रहे हो और सामी ही समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।